नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शानदार। मैं भी शानदार। अभी चुनाव के जो रिजल्ट है उसको देख के मैं सहमत हूं आपके साथ कि शानदार रहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक सही व्यक्ति जेल में है। आप, मैं, हम सभी अपने अपने बिस्तरों पे सोए हैं। रजाई भी होगी, अब ठंड आ गई है तो रजाई कंबल निकल गए होंगे, लेकिन ध्यान रखिए, अर्नब के पास न रजाई है, न गद्दा है, न कंबल है। वो शायद नीचे ही होगा। और जेल का जैसे रूल है, वहां जो मिलता है, एक बर्तन मिलता है, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जैसा फिल्मों में वगैरह बताया है वैसे ही उस तरीके से अगर देखें तो लिमिटेड पानी रहता है, एक बर्तन रहता है, उसी में चाय मिलती है। टाइम पर आपको, टाइम पे उठना है, टाइम पे आपको अपना काम करना है। लेकिन आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि अर्नब की सही जगह उसका स्टूडियो है, जेल नहीं है। तो अर्नब की पहले हम बात कर लेते हैं, इसके बाद हम यूपी, बिहार और एमपी के चुनाव पे चलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इंडिया विद अर्नब हैशटैग चल रहा है, आपको भी चलाना है, मैं भी चला रहा हूं। बीजेपी एमएलए राम कदम ने हमारे राष्ट्रपति महोदय, प्रेसिडेंट सर को, कोविंद सर को अर्नब के केस में आगे आने की या उनका हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। ठीक है, आप इंटरवीन करें, ऐसा उन्होंने कहा है। और मैं ये समझता हूं कि फडणवीस पर मेरा और बहुत लोगों का गुस्सा, राष्ट्रवादी लोगों का गुस्सा बहुत हद तक फडणवीस पर उतरा था, उतरना भी चाहिए। लेकिन जब से ऐसा बताया जा रहा है कि बिहार चुनाव में फडणवीस का योगदान है, तो मेरा गुस्सा पानी हो गया। मैं सही बता रहा हूं, फडणवीस पे मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी। और मुझे ये लग रहा था, महाराष्ट्र में वैसे भी शिवसेना और बीजेपी के बीच में रोटी बेटी का संबंध है। रोटी का संबंध तो सभी में होता है, बेटियों के संबंध है, रिश्तेदारियां हैं आपस में। और हो भी क्यों ना, शिवसेना और भाजपा समान विचारधारा वाली रही जब तक बाला साहब ठाकरे थे। लेकिन उद्धव ठाकरे यानी साहब ठाकरे के दिवंगत होने के बाद उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी, शरद पवार और सोनिया गांधी के साथ हाथ मिला के वो विचारधारा की तिलांजलि दे दी। लेकिन बेटियों के रिश्ते तो एक दिन में खत्म नहीं होते। तो यहां ऐसे आरोप लगाए गए कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और फडणवीस, ये तीनों का हाथ है, या तो अर्नब को जेल पहुंचाने में, या अर्नब वहीं पर रहे, या फिर अर्नब बाहर ना आए, अर्नब स्टूडियो में ना जाए, या कोई कोई उसमें अंदर कराया है और कोई सुसुप्त शांत बैठा रहा कि ठीक है, जो हो रहा है होने दो। लेकिन बिहार चुनाव में बताया गया कि फडणवीस की जो मॉनिटरिंग थी या जो पॉलिसी थी, या बिहार चुनाव में जो भी इलेक्शन का मैनेजमेंट होता है, उसमें फडणवीस थे और वो जिता कर ले गए। तो आप यकीन मानिए कि मुझे अर्नब के लिए दुख है, पर बिहार के चुनाव से मुझे बहुत बहुत सुकून मिला है। रीजन क्या है, वहां पर लालू प्रसाद यादव की राजनीति ने दलित और मुस्लिम का ऐसा कार्ड खेला था कि कई दशकों तक बिहार अपहरण की, कत्लो गारत, खून खराबा, अपहरण, फिरौती, इसके आग में झुलस गया था। नौकरी नहीं था, अपहरण ही एक उद्योग बन गया था। किसी भी बड़े आदमी को अपहरण करो, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जैसी भी बात बन जाए, डील हो, 2-2 करोड़ तक जाती थी वो, और भी आगे। तो इस तरह से अपहरण एक उद्योग बन गया था। तो बिहार की जनता का भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा निर्णय दिया, ऐसा मैंडेट दिया कि ये सारे लोग हाशिए पे चले गए। इस तरह की राजनीति करने वाले लोग जो जो जातिगत समीकरण बनाते हैं, वो एक तरफ हाशिए पर हो गए। और अर्नब के लिए बस यही है कि जल्द से जल्द बाहर आए और उसकी असली जगह जेल ना होकर उसकी सही जगह स्टूडियो है, वो वहीं अच्छा लगता है। आपको उसकी बात अच्छी लगे या ना लगे, जिस तरह से पुलिस का रवैया रहा, महाराष्ट्र पुलिस वैसे भी बहुत बड़े बड़े एनकाउंटर और उनके लिए जाने जाती है, लेकिन हमने भी यह देखा है कि महाराष्ट्र पुलिस आतंकियों के सामने, खूनी गैंगस्टर्स के सामने बिल्कुल समर्पण कर देती है। और अर्नब को ऐसे लेके आई बिल्कुल मुंबई या फिल्मी स्टाइल में, जैसे वो कोई आतंकी हो। तो यहां पर हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए। हम लोग ये चीज मुंबई पुलिस को याद दिलाएंगे कि आपको कहां अपना सिंघम अवतार लेना है और कहां आपको पोलाइट होना है। यहां पर
पुलिस रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है। जो स्टेट का होम मिनिस्टर होता है उसके अधीन हो जाती है सारी पुलिस, और पुलिस के अच्छे अफसर भी कुछ नहीं कर पाते। तो पुलिस रिफॉर्म्स की भी यहाँ बहुत बहुत ज़रूरत है, महती ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात तो ये कि ट्रांसफ़र जो होते हैं वो गलत समय पे गलत लोगों के कर दिए जाते हैं, इस पे भी रोक लगाई जानी चाहिए। खैर आज हम उसमें बात नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मैं शिवराज जी को बधाई, मोदी को बधाई। बधाई शिवराज, बधाई मोदी। मोदी फैक्टर चला है और चलना भी क्यों नहीं चाहिए। मोदी की एक अपील पर करोड़ों करोड़ों लोग कोरोना काल में बिना कोई उपद्रव किए, बिना कोई सवाल किए घरों में कैद हो गए। तो मोदी जैसे एक महान आत्मा, जो सच्ची आत्मा है, उसका जादू है, उसका व्यक्तित्व है, जो ऐसी राजनीति में मैं तो कहूंगा अवतरित हुआ है। आप भले ही मेरी बात से सहमत ना हो, ये महापुरुषों के लिए और भगवान के लिए शब्द लिया जाता है, लेकिन अब महापुरुष हमने तो देखे नहीं। हमारे सामने जो हैं, भाई गांधी और वो वाला समय तो नहीं था जब हम तो जन्मे ही नहीं थे, तो अब हमारे सामने जो रहेंगे उन्हें ही हम महापुरुष कहेंगे। तो अब महापुरुष कैसे होते हमें तो नहीं पता, लेकिन मोदी का जो फैक्टर है या मोदी की जो लाइफ स्टाइल है, मोदी पैसों के पीछे ना भागना, यही हम देखते हैं। लालू, मुलायम, इवन सोनिया गांधी, कांग्रेस, ये सब देखो आप, इनके घर से धन धान्य मिलेंगे बिल्कुल। इनके बड़े बड़े फार्म हाउस, ऑफिस, बैंक बैलेंस यहाँ, लेकिन इन सब में राजनेताओं के घरों में ये देखेंगे। और उलट अगर हम मोदी के यहाँ देखेंगे तो मोदी की 15-16 साल से जो तनख्वाह है, बस वही एक उनकी धन संपत्ति है। कोई बहुत उन्होंने कुछ जोड़ नहीं लिया है। 15 साल तो वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, गुजरात जैसे धनी राज्य के, वहाँ तो वो करोड़ों रुपए कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने पैसों का लालच नहीं बताया। तो ये मैं कहूँगा कि मोदी एक संत है और उनका जादू चलते रहना चाहिए। यही भारत के लिए शुभ संकेत है। यहीं पर अगर मैं चलूं अमेरिका, अगर मैं यहीं पर अमेरिका चलूं तो अमेरिका में मैं ट्रंप को कहूंगा कि ऐसा जीवट नेता मैंने नहीं देखा। इतना जीवटता, मतलब इतनी जीवटता जिसे कहना चाहिए, इतनी जीवटता नेताओं में होनी चाहिए, इतना जीवट इंसान। एक समय पर 270 जो बाइडन है, उनके अपोनेंट डेमोक्रेट्स, और ये रिपब्लिकन है ट्रंप। तो ट्रंप या जो बाइडन जो भी आए, अभी तक तो ट्रंप की जो नीतियां थी वो अमेरिका के फेवर में थी और भारत को भी फेवर कर रही थी। तो बाइडन भी आते हैं तो भी भारत को कोई ऐसा बहुत नुकसान तो नहीं है। हाँ, वो चाइना के थोड़े फेवर में है, तो ठीक है, हम जितने ताकतवर रहेंगे हमारे साथ अमेरिका के उतने संबंध अच्छे रहेंगे, तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप ने लेकिन 272 सीट्स आ गई थी जो बाइडन के पास, तो उनको राष्ट्रपति होना घोषित कर दिया गया था। अमेरिका का जैसा कानून है, 20 जनवरी को वहां पे सीट ली जाती है 4 साल में। तो आने वाली 20 तारीख 2021 में, 20 जनवरी 2021 में राष्ट्रपति उनको घोषित कर दिया गया था, लेकिन ट्रंप लगे रहे। वहां भारत जैसी इलेक्शन पद्धति नहीं है। भारत में बड़े सुलझे हुए बिहार जैसे राज्य के बिना खून खराबे के वोट हो गए। भारत में 132 करोड़ लोग हैं और जितनी अमेरिका की टोटल आबादी नहीं, उससे दुगने लोग वोट डालते हैं, लेकिन कोई खून खराबा नहीं है, क्योंकि भारत में एक सेंट्रलाइज्ड एक इलेक्शन कमीशन है। वैसा अमेरिका में नहीं। अमेरिका में सारे राज्य जो है वो एक तरह से एक देश, अलग अलग देश की तरह ट्रीट किए जाते हैं। तो ये अमेरिका का ड्रॉबैक है। एक इलेक्शन होने चाहिए, और अमेरिका चाहे तो भारत इसमें अमेरिका की मदद कर सकता है। क्लीन, नीट एंड फेयर इलेक्शन वहां पर भारत के सहयोग से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सहयोग से, उनके निर्देशों के अनुसार वहां पे संपन्न कराए जा सकते हैं। तो ये अमेरिका हमसे मदद ले सकता है। अमेरिका का दुनिया का कोई भी देश हमसे ये मदद ले सकता है। हमारा इलेक्शन कमीशन बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जाना जाता है। तो यहां ट्रंप ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में, वहां की अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील की, और वहां से 272 जो सीट्स थी वो 259 पे आ गई। और कम से कम आज जो बाइडन जो है वो प्रेसिडेंट के कोई भी मतलब बन सकते हैं, नहीं भी बन सकते, लेकिन श्योर नहीं है, क्योंकि वो 270 सीट के आंकड़े से अभी बहुत दूर है। तो इस तरीके से पलटी वहां के रिजल्ट खाए हैं सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने के बाद। अब हम आते हैं वापस से भारत पे। तो भारत के लिए यही है,
बीजेपी के लिए कि जिस तरह के रिजल्ट हमने यहां पर देखे हैं, उस तरीके से मैं बीजेपी थिंक टैंक से एक आग्रह करना चाहता हूं, एक अपील करना चाहता हूं। नोटा, देखिए, काला और गोरा अमेरिका की सच्चाई है, वैसे ही जातियां और जातिगत राजनीति भारत की सच्चाई है। जब तक संविधान में जातिगत शब्द हटाए नहीं जाते, SC, ST, OBC जितने भी शब्द लिखे गए हैं, ये सब या तो हटाए नहीं जाते या इस पे कोई एक कॉमन एक सेंस नहीं आता है, तब तक जातियां और जातिगत राजनीति भारत की दुखती रग रहेगी या कड़वी सच्चाई रहेगी, आप उसको जो भी कहना चाहें कह सकते हैं, क्योंकि इसी तरह से सारे समीकरण बनते हैं और इसी तरीके से समीकरण बिगाड़े जाते हैं। तो नोटा जिस तरीके से बताया जा रहा है, सवर्ण ब्राह्मण समाज जो है, क्योंकि जातियां तो भारत की सच्चाई है, इसीलिए जातिगत राजनीति पे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन यह सच्चाई है कि ब्राह्मण और जो सवर्ण है वो परंपरागत तौर पर बीजेपी का वोट माना जाता है। यहां पर नोटा का परसेंटेज जब जब 1.5 पौने दो प्रतिशत तक गया है, वहां तब बीजेपी की सीट्स में कम से कम 5 से लेके 15% तक की सीट्स में, वोटिंग में नहीं, सीट्स में कमी आई है। वोट परसेंटेज कम या ज्यादा रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी वोट कम भी मिलने के बाद आपको सीट मिल जाती है, लेकिन कभी कभी आपको वोट ज्यादा मिलने के बाद भी सीट नहीं आती। क्यों? क्योंकि जहां जीते हैं वहां ज्यादा अंतरों से जीते होंगे और जहां हारे हैं वहां 500 वोट से जीते हैं। तो इस तरीके से कभी कभी वोट गिरने के बाद भी सीट बढ़ जाती है और वोट परसेंटेज ज्यादा होने के बाद भी सीट्स कम आती है। तो नोटा फैक्टर को बीजेपी थिंक टैंक को, जो बॉडी है इलेक्शन को देखने वाली, उनको ये जरूर ध्यान देना चाहिए। मैं भी ब्राह्मण सवर्ण समाज से आता हूं। हमारी परेशानी एक अलग ही किस्म की होती है। ना हम गरीब बन सकते हैं, ना हम अमीरों की देखा देखी कर सकते। भारत में मोदी भी कई बार बोलते हैं गरीब गरीब गरीब, वो कभी कभी बड़ी इरिटेशन होती है। मोदी जी को मध्यम वर्ग ही बोलना चाहिए, मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग। तो गरीब गरीब तो एक तरह से वो चिढ़ाने वाला लगता है कि हम लोग कई बार फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी हमें वो चीज नहीं मिल पाती है जो मिलनी चाहिए। योग्यता होती है, मेहनत होती है, एज फैक्टर होता है कैंडिडेट्स के साथ, फिर भी वो चीजें नहीं मिल पाती हैं जो एक 40% वाले को मिल जाती है, 90% वाला देखता रह जाता है। कई बार 25 लाख रुपए देने के बाद भी वो सीट नहीं मिल पाती है, या वो सीट 25 लाख देने के बाद मिलती है जो किसी दूसरे कैंडिडेट को, उसी योग्यता वाले को 5 लाख में मिल जाती है। तो ये 1 रुपए और 20 पैसे का अंतर भारत जैसे देश में एक कटु अनुभव है, ये नहीं होना चाहिए। तो यहां यही चीज कहने वाली बात है कि नोटा पर बीजेपी को ध्यान देने की बहुत बहुत जरूरत है। मैं आपको रिजल्ट अपडेट बता देता हूं, बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये, पहले आप ये देख लीजिए। ये वो महानुभाव हैं बीजेपी के जो अर्नब के समर्थन में आए हैं। क्या नाम है इनका? राम कदम, बीजेपी एमएलए हैं। इन्होंने प्रेसिडेंट कोविंद से इंटरवीन करने की अर्नब के केस में, क्योंकि इनको बेल मिलनी चाहिए, इन्होंने कोई इतना बड़ा अपराध नहीं कर लिया है, ठीक है। तो कोविंद सर, वैसे तो ऐसे मामलों में राष्ट्रपति महोदय को हस्तक्षेप करना पड़े ये बहुत शर्म की बात है, लेकिन चूंकि अब कानून ऐसा उलझा दिया है कि उनको आना ही होगा। ये देखिए आप, नीतीश कुमार हाथ जोड़ते हुए हैं, सब मतदाताओं का आभार व्यक्त कर रहे हैं, और वही परंपरागत हंसी मोदी जी की। बीजेपी और जो एनडीए है बीजेपी का, उसको 125 सीट्स बताई जा रही हैं, और एमजीबी यानी महागठबंधन, इसमें आप लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, इनको और कांग्रेस को, यानी एनडीए आप बीजेपी मान लीजिए और एमजीबी आप लालू प्रसाद और कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस मान लीजिए, तो इनको 110 सीट्स मिली है। और बीजेपी का बता रहे हैं 110 सीट्स पे अपने कैंडिडेट उतारे थे, उसमें से 74 सीट्स मिली है। यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये 74 की जगह
कम से कम 80 से 85 हो सकती थी, 85 सीट्स। अगर नोटा पे ध्यान दिया होता, ब्राह्मण सवर्ण वर्ग को अगर बीजेपी नाराज या नहीं करे या साथ रख पाई या इनको थोड़ा सा सोच के काम कर पाई, तो मुझे लगता है ये सीट्स 85 के आसपास हो सकती थी। निश्चित 85 तो मैं कम ही बता रहा हूँ, 85 इसमें यानी कम से कम 6 और 5 11 सीट्स का इजाफा होना था, क्योंकि जो सीट्स बीजेपी को नहीं मिली उसमें से कई का इतना कम अंतर है कि वो जरा भी 0.25% तो बहुत होता है। वो आधा % भी वोटिंग अगर नोटा में नहीं गई होती या बीजेपी के पक्ष में आ गई होती तो वो सीट्स के रिजल्ट कुछ और होते। तो ये आज मैंने अभी आपको बता दिया, और इसके बाद अपडेट करने के लिए मेरे पास क्या है मैं देख लेता हूं, उसके अनुसार आपको अपडेट कर देता हूं। मेरे पास एक थोड़ी फनी सी आ रही है। मेरी सूरत ऐसी है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं हंसता नहीं हूं, तो थोड़ा सा हंसा दे रहा हूं आपको। ये प्रियंका गांधी जी हैं और नीचे ये लंकेश लेटे हुए हैं। तो इन पे अब शूर्पणखा जो है वो बाहर दरवाजे पे कहीं खड़ी है और प्रियंका गांधी जी कहने आई है, इनका हालचाल पूछने आई हैं, और इनको इनके समर्थक बता रहे हैं कि लंकेश उठो रावण। शूर्पणखा आई है और बता रही है कि चुनाव हो रहे हैं और लंकेश की लग गई है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये भीम मीम पॉलिटिक्स वाले हैं, ये भीम मीम पॉलिटिक्स वाले हैं। मैं इसलिए ये बताने के लिए आपको कर रहा हूं क्योंकि नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से अगर कोई व्यक्ति आए और सिर्फ जातिगत राजनीति करे, भीम मीम पॉलिटिक्स यानी भीम मतलब जो अंबेडकरवादी लोग हैं, जो दलित समाज या दलित हिंदुओं से कन्वर्ट होके बुद्धिज्म में आ गए हैं, जिन्होंने अपना परंपरागत हिंदू धर्म छोड़ के बुद्ध धर्म अपना लिया है, वो या दलित हिंदू दोनों ये भीम में काउंट माने जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इनका वोट भीमराव अंबेडकर के नाम से मिल सकता है, मिल जाता है, जरूरी नहीं है। और मीम मतलब मुस्लिम फैक्टर जो होता है, मुस्लिम्स के वोट भीम और मीम जो MY फैक्टर दिया था किसने, लालू प्रसाद यादव ने MY मतलब मुस्लिम और यादव मिलाए थे। वहीं अब यादव समाज जो है वो लालू प्रसाद के साथ एकजुट नहीं खड़ा होता, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि राजनीति ये सिर्फ परिवार केंद्रित करते हैं। लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव कहने को ये समाजवादी ही है, लेकिन समाज का तो नहीं, ये अपने परिवार को ही समाज मान लेते हैं और परिवार के ही सारे लोगों का भला करते। करोड़ों की संपत्तियां इनके परिवारों में आ गई है, अर्जित कर ली गई है, गलत तरीकों से या सही तरीकों से, जो भी है। अब यहां भीम मीम पॉलिटिक्स को एक नया अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई, और ये चंद्रशेखर रावण लिखते हैं अपने आप को। मुझे पता नहीं इनका असली नाम क्या है, किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन चंद्रशेखर रावण बताते हैं ये अपने आप को। तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि भारत में कोई अपना नाम रावण रख के क्या सिद्ध करना चाहता है। क्या आप किसी पड़ोसी की पत्नी जो सीता रूप में है वो उसका अपहरण करोगे? क्या आप लंकेश हो? क्या आप सुग्रीव को मार के भगाओगे? आप क्या करना चाहते हो? रावण का नाम तो कोई नहीं रहा। भारत में अभी मंदसौर बताया जाता है, जहां मंदोदरी झांकी है मंदसौर की, और भी उसमें हो सकता है कोई और शहर की बताई जाती हो। तो मंदसौर में रावण को, लंकेश को जमाई के तौर पर, जमाई जी के तौर पर उनको मान्यता प्राप्त है। तो ठीक है, ये भारत है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जमाई का सम्मान है, तब तक उनका सम्मान करते हैं जब तक कि उन्होंने सीता हरण नहीं किया है। जमाई का वो सम्मान करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग, उस शहर के लोग, मंदोदरी जो उनकी बेटी है उसके पति का वहां समर्थन कर रहे हैं जब वो किसी दूसरे की पत्नी यानी राम की पत्नी सीता का हरण कर रहे हो। वो उस रावण को, लंकेश को वंदन अभिनंदन कर रहे हैं जो उनकी बेटी के साथ जिसने विधिवत विवाह किया है। तो ये अंतर है। अगर आप इस अंतर को नहीं समझेंगे तो आपकी हालत इसी तरह होगी। आपको शूर्पणखा को जगाने, आपको शूर्पणखा आएगी इस तरीके से, उठो लंकेश, उठो रावण। शूर्पणखा संदेश लेके आई है कि चुनाव हो गए हैं
और लंकेश की लग गई है। ठीक है, तो इस तरह की राजनीति का यही हश्र होना चाहिए। और कांग्रेस से भी मेरा बड़ा मुझे समझ में नहीं आता, कांग्रेस इतना अच्छा सूत्रवाक्य आधार सूत्रवाक्य लेके चली है, कांग्रेस को अपनी राजनीति क्यों नहीं समझ में आती। देखिए, हिंदू आज इकट्ठा क्यों हुआ? क्योंकि आपने हिंदुओं को हिंदू बना दिया, वरना वो तो वैश्विक मानव है। ऐसा कोई है नहीं कि वो समग्र हिंदू की कोई विचारधारा हो या इस तरह से कोई बात हो। भारत है और हम सब एक है। लेकिन हिंदुओं को एक छत्र तले क्यों इकट्ठा किया गया? गलत सेकुलर नीति की वजह से, सेकुलरिज्म की गलत परिपाटी डालने की वजह से। वन वे ट्रैफिक आपने डाल दिया, सेकुलरिज्म हो गया प्रो मुस्लिम, तो मजबूरन हिंदुओं को एक छत्र के नीचे इकट्ठा होना पड़ा। कांग्रेस से यही अपील की जा सकती है कि यदि आप एक भारत नेक भारत की आपकी परिपाटी पर अगर चल सके, तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए और भारत के विकास के लिए सही होगा। और व्यक्तिगत तौर पर मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस को गांधी नेहरूवियन जो आइडियोलॉजी है, जो थ्योरी है, उससे छुटकारा पा लेना चाहिए। क्योंकि नेहरूवियन आइडियोलॉजी जो है वो नेहरू और गांधी के समय से ही भारत को मानती है, जनरली अंग्रेज और मुगल से। लेकिन जो भारत की असली थ्योरी है, राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट हिंदूज जो है, वो भारत को 3000 5000 साल और कभी कभी वो 10,000 साल तक उसको भारत की इतिहास को मानते हैं, जो महाभारत और रामायण काल से शुरू होता है। और इसके साक्ष्य और पहले भी पुराने भी मिल सकते हैं कि भारत कितना पुराना है। मैंने टीवी के एक डिस्कवरी है शायद, उसमें देखा था कि वो पानी के वैज्ञानिक जो समुद्र का पानी जिस चट्टानों पे होता है, उस चट्टान का अध्ययन करते हैं कि ये पानी कितने साल पहले आया था। तो समुद्र का पानी था या जमीन के नीचे की चट्टान थी, मुझे ध्यान नहीं है। तो वो जो आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, वो बता रहे थे कि ये जो पानी की जो स्ट्रिप है, वो एक स्ट्रिप कम से कम 10,000 साल पुरानी हो सकती है। यदि ये 10,000 साल पुरानी नहीं रही तो ये 20,000 साल पुरानी होगी, लेकिन 2,000 या 3,000 साल इसमें से कम नहीं हो सकते। क्योंकि वो जो गणित बन रहा था उनके अनुसार, वो एक यूनिट ही उसकी 10,000 साल है। इसका मतलब ये प्रूफ वो कहना चाह रहे थे कि भारत का इतिहास कम से कम 10,000 के गुणक में पुराना है। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 और विच एवर इज, मुझे नहीं पता। तो ये थ्योरी को भी देखने की जरूरत है। वीडियो बहुत लंबा होना चाहिए, इसलिए दोस्तों फटाफट आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, बैंक डिटेल मैंने